हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग 27 नवंबर 2025 को जो पेपर हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें दूसरे शिफ्ट में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF आपको मिलेगा ऐप पर। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाना इस वाले सेक्शन में, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, आपको सारे PDF इसी में मिलेंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करना है। यह जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है। यह गलत हो जाएगा। जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है, ये अलैंगिक जनन में होता है, क्योंकि उसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, तो संतति में केवल एक जनक का ही DNA जाता है। लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, माता और पिता, दोनों के DNA जो है संतति में आते हैं। ठीक है, दोनों के DNA संतति में आते हैं तो नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, तो कुछ नए लक्षण जो है संतति में देखने को मिलते हैं, तो वो जनक से जो है भिन्न होते हैं और संतति भी आपस में भिन्न होते हैं। यह बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है, गलत हो जाएगा। लैंगिक जनन में बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न नहीं होते, अलैंगिक जनन में होते हैं। यह केवल एक जनक का ही DNA संतति में पारित करता है, तो यह गलत हो जाएगा। एक जनक जो है अलैंगिक जनन के केस में होता है, ना कि लैंगिक जनन के केस में होता है। यह संतति में दो माता पिता के DNA को संयुक्त करता है, सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे में आधा DNA माता का जाता है और आधा DNA पिता का जाता है ना। 50-50% जो है दोनों के DNA जाते हैं, क्योंकि अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्य में जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें से 23 जो है माता के साइड से और 23 पिता के साइड से, है ना। तो 50% क्रोमोसोम माता के साइड से और 50% क्रोमोसोम पिता के साइड से आता है। क्रोमोसोम में जो है DNA होता है, तो बोल सकते हैं कि आधा DNA माता के साइड से और आधा DNA पिता के साइड से आता है। तो दो अलग अलग जनक के DNA आते हैं, तो संतति में जो है वो कुछ नए लक्षण देखने को मिलते हैं, वो अपने जनक से भिन्न होते हैं संतति। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो मटर के पौधे में ये आपको प्रतान देखने को मिलता है। इस प्रतान की मदद से ही मटर का जो पौधा होता है वो अन्य पौधों पर चढ़ता है, तो आंसर होगा प्रतान। इंग्लिश में इसे टेंड्रिल बोलते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंद से आती गेंद को पकड़ते समय क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? आप भी जब गेंद को पकड़ते हैं तो हाथ को ऐसे पीछे की ओर खींच लेते हैं, ऐसे पीछे की ओर खींच लेते हैं। क्यों खींचते हैं? ताकि आपके हाथों पर चोट कम लगे। चोट कब कम लगेगा? जब आपके हाथों पर बल कम लगेगा। तो बल बराबर फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान गुने में त्वरण। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है संवेग में परिवर्तन की दर। तो जो आप हाथ को ऐसे पीछे खींचते हैं ना, तो बेसिकली आप क्या करते हैं कि ये जो समय है इसको बढ़ाते हैं। समय को बढ़ाने से क्या होता है, ये जो संवेग में परिवर्तन की दर है, समय को बढ़ाने से संवेग में परिवर्तन की जो दर है इसका मान घट जाता है। नीचे वाला मान हम बढ़ाएंगे तो ये पूरा मान जो है घट जाएगा, तो बल आपके हाथों पर कम लगता है। जब गेंद आ रही होती है तब उसके पास कुछ न कुछ संवेग होता है, फिर आपके हाथ में आकर के वो गेंद रुक जाएगी, है ना। बाद में इसको 0 हो जाना है। तो ये जो संवेग में परिवर्तन हुआ है, इसमें जो समय लगा है, बस इस समय को हम लोग बढ़ाते हैं। इस समय को हम लोग बढ़ाते हैं कि ये जो संवेग का कुछ न कुछ मान था और वो 0 हो गया, तो ये 0 होने में थोड़ा समय लगे, यानी जो भी संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो संवेग में परिवर्तन की दर का मान कम आएगा, तो ऐसे में बल कम आएगा, तो आपके हाथों पर चोट भी कम लगने वाला है। तो काम हम पीछे इसीलिए खींचते हैं ताकि हाथों पर चोट कम लगे। लेकिन वो कैसे होता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर का मान कम करके। और वो कैसे होता है? जो संवेग में हम परिवर्तन करवाते हैं उसमें समय हम ज़्यादा लेते हैं, उसमें हम समय ज़्यादा लेते हैं। तो हम बोलेंगे संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथ पर लगने वाला बल कम हो जाए, है ना। संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए, संघट्ट का मतलब यहाँ पर टक्कर है,
तो थोड़ा और अच्छे से बोला जाए तो संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, है ना, इसी को अलग तरीके से बोला गया है कि संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। कैसे कम होगा? तो संवेग में परिवर्तन की दर का मान जो है वो कम हो जाएगा जब ये समय बढ़ेगा। तो गेंद का संवेग कम करने के लिए नहीं, संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, संवेग कम करने के लिए नहीं, संवेग में परिवर्तन की दर कम करने के लिए। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती हैं, जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि सवाल जो है थोड़ा सा अटपटा टाइप का पूछा जा रहा है ना। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सवाल कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, या फिर कभी कभी आपको लगेगा कि जो ऑप्शंस दिए गए वो सेंस नहीं बना रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो एग्ज़ाम का पेपर है वो बनता है इंग्लिश मीडियम में, है ना, इंग्लिश मीडियम में बनता है, फिर इसको ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके। तो हम जानते हैं कि अगर हम गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट सेंस ले लेता है, या फिर वर्ड्स जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, या फिर जो एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं वो वर्ड्स जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ नया ही वर्ड हमें देखने को मिल जाता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत सारे सवाल में ऐसा लगता है कि सवाल यार कोई सेंस नहीं बना रहा है, या फिर बड़ा ही अजीब तरीके से पूछा गया है। तो कारण वही है, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया गया होता है। उसी सवाल को जब आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे ना, तो एकदम बढ़िया सवाल रहता है, परफेक्ट सवाल रहता है, कहीं भी कुछ दिक्कत जो है उसमें नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम में कोई कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं है सवालों में, सब जगह अच्छे से सेंस बनाएगा और साफ साफ पता चलेगा कि हाँ सवाल में पूछा क्या जा रहा है। लेकिन हिंदी में जो है ये समस्या हमेशा से रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती है, जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। देखो हमारे बॉडी में जंतुओं की बात की गई है। जंतु में कई प्रकार के संयोजी ऊतक हैं, जिसमें से एक ऊतक होता है वसा ऊतक, है ना, वसा ऊतक होता है, वसा ऊतक होता है। इसे हम लोग एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है उसे हम लोग एडिपोसाइट बोलते हैं, एडिपोसाइट बोलते हैं, यानी कि वसा कोशिकाएं, है ना, वसा कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं जो यहाँ पर दिया गया है। तो होता क्या है कि एडिपोज टिश्यू में बहुत सारी वसा कोशिकाएं, वसा कोशिका में जो है वसा संचित होता है, फैट स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वसा कोशिकाएं जो है ऐसे ग्रुप्स में आती है, और इस पूरे ग्रुप को एक साथ जो है लोब्यूल्स कहा जाता है ना, लोब्यूल कहा जाता है। यानी एक लोब्यूल में बहुत सारे वसा कोशिकाएं होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, और इसको अलग रखने का काम जो है ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर करते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर करते हैं। ये कोलेजन फाइबर जो है कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं, और इलास्टिन फाइबर जो इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये दोनों ही मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन जो इलास्टिन फाइबर है ये टिश्यू को जो है थोड़ा सा लचीलापन देता है, इलास्टिन फाइबर। तो ऐसे जो बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, और ये लोब्यूल्स क्या है, वसा कोशिकाओं का समूह होता है। तो इन लोब्यूल्स को अलग रखने का काम, सेपरेट करने का काम जो है ये कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स करते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है, यानी कि प्रयोग नहीं है, उपयोग नहीं है। तो मेडिकल इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल जो है हमारे शरीर के भीतर के अंगों का इमेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड बोलते किसको है, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, यानी कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है, उससे हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, है ना, प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि। तो मेडिकल इमेजिंग, है ना, आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गर्भाशय है, पित्ताशय है, यकृत है ना,
हार्ट जो हमारा काम कर रहा है उसका इमेज लेने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ईसीजी आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उसमें किया जाता है अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल। उसके बाद वस्तुओं की सफाई, जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही पतली होती है और ऐसे सर्पिला कार होती है, नैरो होती है। तो वस्तुओं के जिन भागों तक पहुंचना कठिन होता है उन वस्तुओं के साफ सफाई में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब देखो ये सर्पिला कार है, ऐसे कर्व है और ये बहुत ही नैरो है, इसके अंदर बहुत ही कम गैप है, तो उसके भीतर की गंदगी को साफ करना है भाई, कैसे किया जाए? तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वस्तु के जिन भागों तक पहुंचना कठिन है उन भागों की साफ सफाई में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए, कोई मान लीजिए धातु ब्लॉक है, जैसे मान लो आयरन का ब्लॉक है, आयरन का पूरा एक ब्लॉक है, ये आयरन का ब्लॉक है। अब बाहर से जो है ये लोहा काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है, कोई क्रैक नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके भीतर मान लीजिए कोई क्रैक है, तो इसके भीतर का जो क्रैक है ये बाहर से तो नहीं दिखेगा, तो इस क्रैक का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। इस धातु के ब्लॉक से अल्ट्रासाउंड को भेजा जाएगा और जहां अगर क्रैक है वहां से अल्ट्रासाउंड जो है वो वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर जो है डिटेक्टर लगा होता है, अगर डिटेक्टर पर अल्ट्रासाउंड रेज जो है वो अगर डिटेक्ट नहीं होती है, मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ वो रिफ्लेक्ट होकर के चली गई है, मतलब कि दरार है धातु के ब्लॉक के भीतर। अगर मान लीजिए कोई भी दरार नहीं है, कोई भी क्रैक नहीं है, तो सारी की सारी अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ से पास हो जाएगी और डिटेक्टर पर डिटेक्ट हो जाएगी। तो बी सी डी इन सारे में उपयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड का, यानी उस वाले साउंड का जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। नियमित श्रवण परीक्षण, इसमें कोई अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नियमित श्रवण परीक्षण। धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। अब ये पर्यावरण कारक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, जैसे कि नमी है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कोई अम्ल हो सकता है, कोई क्षारक हो सकता है। तो पर्यावरण कारक जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से पर्यावरण कारक से किस किस धातु का संक्षारण होगा। जैसे लोहे के ऊपर जो है जंग लग जाता है, लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग का जंग लग जाता है, तो वो ऑक्साइड की परत होती है उसके ऊपर। अगर आप लोहा को आर्द्र वायु में छोड़ दो या फिर नम वायु में छोड़ दो, जहां थोड़ी बहुत नमी है और वायु है, लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जो कि ऑक्साइड की परत होती है, तो जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। ऐसे ही जो चांदी होता है वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है क्योंकि उसके ऊपर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, वो भी संक्षारण का उदाहरण है। ऐसे ही जो तांबा होता है उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है क्योंकि उसके ऊपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। ठीक, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? तो मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के प्लांट के ऊपर, है ना, मटर के प्लांट के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जहां उन्होंने 7 वर्षों तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था और मटर के प्लांट में उन्होंने 7 लक्षण चुने थे, है ना, 7 लक्षण चुने थे और 7 लक्षण यानी कि 14 विशेषकों को उन्होंने चुना था, 14 विशेषकों को उन्होंने चुना था, है ना। ये है कैरेक्टर्स, ये है ट्रेट्स। जैसे पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई जो है ये अपने आप में एक लक्षण है, पादप की ऊंचाई जो है अपने आप में एक लक्षण है, लेकिन पादप जो है, पादप ये लंबा भी हो सकता है और पादप बौना भी हो सकता है, तो ये अपने आप में ट्रेट है, विशेषक है। जैसे बीज का आकार, ये अपने आप में एक लक्षण है, लेकिन बीज जो है गोल भी हो सकता है, झुर्रीदार भी हो सकता है, तो ये अपने आप में 2 विशेषक हैं। तो पादप की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसके 2 विशेषक मटर के प्लांट में देखने को मिलते हैं कि पादप जो है मटर का प्लांट या तो लंबा होता है ना, या तो लंबा होता है, या तो लंबा होता है या फिर बौना होता है ना। तो ये लंबा और बौना ये विशेषक है ना, ये दोनों के दोनों ट्रेट्स हैं। अगर कोई पादप लंबा है
तो उसमें जीन होते हैं कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में से कोई एक, है ना, या तो ये या तो ये। अगर कोई मटर का प्लांट बोना है तो उसमें जीन्स होंगे दोनों के दोनों स्मॉल टी। तो आप देखो, अगर पादप लंबा है तो उसमें दो जीन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो दोनों कैपिटल टी या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अगर बौना है तो उसमें दो जीन्स दोनों के दोनों स्मॉल टी है। कैपिटल टी प्लांट को लंबा बनाना चाहता है और स्मॉल टी प्लांट को बौना बनाना चाहता है। तो आप यहां पर देखो, ये जो लंबा है और ये जो बौना है, ये दोनों विशेषक हैं। इस वाले विशेषक को भी ये दो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं और इस वाले विशेषक को भी ये दो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये दोनों जीन्स कंट्रोल करेंगे। तो मेंडल साहब ने इसी जीन को फैक्टर कहा था। मेंडल साहब ने कहा था कि कुछ तो है जो माँ बाप से, जनक से लक्षण को संतति में लेकर के, है ना, माँ बाप से बच्चों में लेकर के लक्षण को जाता है, कुछ तो है। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई कारक है। बाद में पता चला कि ये कारक जो है ये जीन है। तो मान लीजिए ये संतति है, तो इस संतति के अंदर ये जो जीन आया कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कहाँ से आया? ये जनक से आया, इसके जनक से आया। तो इसी जीन को मेंडल साहब ने फैक्टर कहा था। और हर एक विशेषक को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स हैं, यानी कि दो जीन्स हैं, है ना। यहाँ कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। तो प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? अगर हम गैस पर दाब बढ़ाएंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो कण होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं, भागते इधर उधर है। लेकिन अगर हम उन पर दबाव बढ़ाएं तो सारे मॉलिक्यूल्स, सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। तो उनके बीच का जो स्थान है वो पहले से कम हो जाएगा। अंतःकण स्थान में कमी। हम अगर बहुत ज़्यादा दाब डाल देते हैं तो क्या होता है, वो फिर द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम किसी गैस को द्रव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जो द्रव के कण होते हैं वो पास पास होते हैं। तो अगर हमें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जो गैस के कण है उसे पास पास लाना होगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस है, अब हम इसे ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दूर दूर है उसे पास लाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें प्रेशर वो बढ़ाना पड़ेगा और हमें तापमान को कम करना पड़ता है ताकि ये जो भाग रहे हैं इधर उधर थोड़ा कम भागे, है ना। तो जो द्रव के कण होते हैं वो गैस के कणों की तुलना में पास पास होते हैं और इनके पास गतिज ऊर्जा भी कम होती है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूमि तल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अगर आप किसी वस्तु को h हाइट से गिराते हैं, h हाइट से आप ऐसे गिराते हैं, तो जमीन पर गिरने में जो उसको समय लगेगा उसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए 2h/g। ये डायरेक्ट आप याद रखिए। वैसे आप जो गति का दूसरा समीकरण है उससे आप निकाल सकते हो, ठीक। t बराबर 2h/g। तो यहां से आप समय निकालिए। 2 गुने में h का मान आपको पता है 78.4 बट्टे में g का मान आपको 9.8 लेना है, ठीक। सॉल्व करेंगे, 4 सेकंड हमारा आंसर आएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये कट जाएगा 8 बार में, 8 गुने में 2 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4 सेकेंड। तो ये फॉर्मूला जो है आप डायरेक्ट याद रखिए। आप जो है इस वाले सूत्र से बना सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहीं से ये रिलेशन निकल करके आया है। अगर u 0 है तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। s के स्थान पर h डालेंगे तो h बराबर हाफ और a के स्थान पर आप g डालेंगे, t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया ना t बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको ये केस डायरेक्ट याद रखना है। किसी भी वस्तु को हम ऐसे ड्रॉप करेंगे तो नीचे जमीन तक आने में उसको समय जो है 2h/g लगेगा स्क्वायर रूट के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल
उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है। तो सिंचाई का मतलब होता है फसलों को पानी देना। सिंचाई का मतलब होता है फसलों को पानी देना। तो भाई इनमें से कौन सी सिंचाई की विधि है, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखो, खाद और रासायनिक छिड़काव ये सिंचाई की विधि नहीं है। सिंचाई का मतलब हमें फसल को पानी देना है, हमें फसल को पानी देना है। और पानी हम सिंचाई हम अलग अलग तरीके से कर लेते हैं, कुएं से कर लेते हैं, नहरों से कर लेते हैं, जल उठाव प्रणाली होता है, तालाब होता है, कई प्रकार से करते हैं, है ना। स्प्रिंकलर की मदद से हम लोग सिंचाई करते हैं, ड्रिप सिंचाई करते हैं। देखो, खाद और रासायनिक छिड़काव ये सिंचाई की विधि नहीं है। ड्रिप सिंचाई सिंचाई की विधि है, लेकिन फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन, ये कोई सिंचाई की विधि नहीं है। जुताई करना खेतों की कोई सिंचाई की विधि नहीं है। वर्षा जल संचय और जल ग्रहण प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट एंड जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये हम बोल सकते हैं कि सिंचाई की एक विधि है। सिंचाई की ये दोनों के दोनों विधियां हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाएगा। तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो सीधा समानुपाती होता है लंबाई का, और तार का प्रतिरोध व्युत्क्रम अनुपाती होता है जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है या फिर मोटाई का। तो अगर तार का प्रतिरोध पहले R था, लंबाई को 2 गुना कर दिया गया तो इसके कारण तार का प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। और काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो ये प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा, उसी रेट से बढ़ जाएगा। अगर आधा कर दिया है तो पहले का 2 गुना हो जाएगा। तो लंबाई डबल करने के कारण भी प्रतिरोध डबल हो गया, और जो काट का क्षेत्रफल उसको आधा कर दिया उसके कारण भी डबल हो गया। तो प्रतिरोध जो है पहले का तो 4 गुना हो गया, तो मूल का 4 गुना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है? विद्युत से चलने वाली मोटर। तो इसमें हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। सौर कुकर से भोजन गर्म करना, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बैटरी द्वारा बल्ब का जलना, इसमें जो रासायनिक ऊर्जा है केमिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लकड़ी का जलना, तो लकड़ी में जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्गन और कैल्शियम ये 2 परमाणु आपको दिए गए हैं, डैश का एक युग्म है। देखो, आर्गन परमाणु संख्या 18, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, और ये ऊपर जो नंबर दिया गया होता है उसे हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ये मान लीजिए तत्व का प्रतीक है, नीचे जो है परमाणु संख्या को हम लोग लिखते हैं और ऊपर में द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं। ठीक, ऊपर में द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं। तो अगर परमाणु संख्या अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या एक समान है तो उसे हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। जो आइसोबार्स होते हैं, समभारिक होते हैं, वो अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। तो देखो, एक आर्गन का परमाणु है, दूसरा कैल्शियम का परमाणु है, अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होगी क्योंकि अलग अलग तत्व के परमाणु है, द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। तो हम इन दोनों को बोलेंगे कि ये दोनों आइसोबार्स हैं, समभारिक हैं। और एक होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो है वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, और एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, है ना। एक ही तत्व के परमाणु होते हैं तो उनकी परमाणु संख्या, जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था क्लोरीन 35, है ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दोनों क्या है, एक ही तत्व के परमाणु हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और द्रव्यमान संख्या 35, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और द्रव्यमान संख्या 37। तो देखो, एक ही तत्व के दोनों के दोनों परमाणु है ना, दोनों क्लोरीन के परमाणु हैं तो इनकी परमाणु संख्या एक समान होने वाली है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो हम बोलेंगे इन दोनों को कि ये है आइसोटोप्स, है ना, समस्थानिक है। तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जबकि समभारिक अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया
कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमज़ोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? देखो, आपने पौधे को ज़मीन से उखाड़ दिया। आपने जब ज़मीन से उखाड़ दिया तो अब पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? आपने एक पौधा था उसको ज़मीन से उखाड़ दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो अब ज़मीन से जब आपने पौधे को उखाड़ दिया है तो इस पौधे को अब पानी कहाँ से मिलेगा? पानी तो पौधे लेते हैं मिट्टी से ही, जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब आपने मिट्टी से उसको उखाड़ ही दिया है तो अब इसको पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पानी जो है कच्चा पदार्थ होता है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, बेचारा ये कमज़ोर हो जाएगा, मुरझा जाएगा और धीरे धीरे मर भी जाएगा। तो हम बोलेंगे जाइलम के माध्यम से जल अवरुद्ध हो गया। जाइलम ही है जो जड़ से पत्तियों तक जल लेकर के जाता है। आपने उखाड़ ही दिया पौधे को तो अब जल मिलेगा नहीं, तो जाइलम से पानी पत्तियों तक पहुंचेगा नहीं, तो जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया। हम बोलेंगे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम का काम जो है भोजन स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, जाइलम का काम भोजन स्थानांतरण नहीं होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? यानी कार्बन के पास वो कौन सा स्पेशल फीचर है जिसके कारण इतने सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है कार्बन कर लेता है? देखो, जो 118 तत्व हैं, अगर हम इसको दो पार्ट्स में बांट दें कि एक तरफ 117 तत्वों को रख देते हैं और एक तरफ अकेला कार्बन है, ये जो 117 तत्व हैं इनके जो अलग अलग यौगिक होंगे कुल मिलाकर के उनसे कई गुना ज़्यादा जो है अकेला कार्बन के यौगिक हैं। अकेला कार्बन के यौगिक जो है वो लाखों की संख्या में है ना, लाखों की संख्या में है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं है, इनफैक्ट सारे तत्वों को मिला देते हो फिर भी आप लाखों की संख्या में यौगिक नहीं ढूंढ पाओगे। तो लाखों की संख्या में कार्बन के यौगिक हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कार्बन इतने सारे यौगिक आखिर क्यों बना लेता है? क्या कारण है इसके पीछे? कौन सी ऐसी खास बात है कार्बन में? तो दो खास बात है। एक है श्रृंखलन, एक है ये श्रृंखलन और दूसरा है ये चतुसंयोजकता, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखलन का मतलब ये हुआ कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना लेता है। कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड भी कुछ ऐसा बनाता है कि कार्बन की लंबी लंबी चैन आपको दिख सकती है ना, ब्रांच भी आपको दिख सकती है ना, रिंग भी आपको दिख सकती है। ठीक, तो इसे हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन तत्व अपने ही जैसे कार्बन जो है अपने ही जैसे अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बना लेता है, इसे हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन के आपको लंबे लंबे चैन मिलेंगे, जैसे आपने देखा था पिछले वाले वीडियो में पामिटिक एसिड में 15 कार्बन के चैन था ना, है ना, 15 कार्बन का चैन था। बेंजीन देखते हो, साइक्लोहेक्सेन देखते हो तो उसमें रिंग के फॉर्म में होता है। और टेट्रावैलेंसी से इसको क्या बेनिफिट मिलता है? टेट्रावैलेंसी से इसको ये बेनिफिट मिलता है कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया जाए और कुछ ऐसे परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाया जाए जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, जिसकी वैलेंसी 1 है, तो एक सिंगल बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बना सकता है। तो ये दो कारण है, ये आप याद रखिएगा। ये जो बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक को बना पाया है इसके पीछे कारण है श्रृंखलन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। 4 संयोजकता है, एक तो ये कारण है, और श्रृंखलन है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अयस्क से अप अयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अप अयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? अब देखो, यहाँ पर अप अयस्क का मतलब गैंग है ना, गैंग। जब किसी धातु के अयस्क को जमीन से निकाला जाता है माइनिंग के जरिए, तब उस अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है जिसे हटाना होता है। उन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। अयस्क में जो अशुद्धियाँ मौजूद हैं उसे गैंग कहा जाता है, और इस गैंग को हटाने की प्रक्रिया को सांद्रण कहा जाता है ना, सांद्रण कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहा जाता है।
कंसंट्रेशन कहा जाता है ना। इस गैंग को अयस्क से हटाने की प्रक्रिया को कंसंट्रेशन कहा जाता है। अब इनके देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, लीचिंग है, फ्रोथ फ्लोटेशन है, कई सारे मेथड्स होते हैं। अब किस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा गैंग को हटाने के लिए, किस अयस्क से, ये टोटली डिपेंड करता है कि जो ये अयस्क है और ये जो गैंग है इनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है। समझे आप? सांद्रण की जो अलग अलग विधियां होती हैं उनमें से कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाए ये डिपेंड करता है अयस्क और गैंग के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अब देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जब लिख रखा है तो ये धातु लगाने की क्या जरूरत है भाई, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? देखिए, जब भी हम अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तो बनता है 3 उत्पाद। लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये अभिक्रिया आपको दी गई है एनसीईआरटी बुक में, क्लास 10th में, चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये देखो सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दोनों में देखो समान उत्पाद बनते हैं, सोडियम क्लोराइड, जल जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये अभिक्रिया जो है आपको याद रखनी है। साथ में आपको ऐसे याद रखना है कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हैं, किसी भी धातु का आप कार्बोनेट ले लो, बाइकार्बोनेट ले लो और कोई सा भी आप एसिड ले लो, ये उत्पाद तो बनने ही बनने हैं। लवण जो है बदल जाएगा, लेकिन जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों तो बनेंगे ही बनेंगे। हमारा आंसर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है, हो जाएगा, है ना। सोडियम क्लोराइड दोनों में बन रहा है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे उत्पाद जो है नहीं बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सुमेलित है? तो आयतन का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है ना, यानी कि घन मीटर ना कि घन सेंटीमीटर। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है या फिर इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे विकल्प जो है गलत है, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। डी जो है सही सुमेलित है। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है, लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। देखो, एक सरफेस है जो कि रफ है ना, रफ है, और इस पर एक लकड़ी का गुटका है। इसको पहले धकेला जाता है किसी बल के साथ धकेला जाता है और फिर धीरे धीरे इस बल को बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि पहले जो बल था वो 10 न्यूटन का लगाया गया, फिर इसको बढ़ाकर 12 न्यूटन कर दिया गया, फिर इसको बढ़ाकर मान लो कि 15 न्यूटन कर दिया गया। इस प्रकार से बोला गया कि पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, उसके बाद फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है। अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है। देखिए, पहले ब्लॉक जो है ये रेस्ट में था। जब इस पर स्टार्टिंग में बल लगाया गया तो ब्लॉक हिलता नहीं है, यानी बाद में भी ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में ही रह गया, फोर्स लगाने के बाद भी। जैसे मान लो कि पहले फोर्स जब नहीं लग रहा था तब ये रेस्ट में था, फिर 10 न्यूटन का बल मान लो कि आकर के लगाया गया, फिर भी ये रेस्ट में ही है, ये हिलता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लॉक पर लगने वाला जो भी बल है वो संतुलित है। इस ब्लॉक पर लगने वाला बल जो है, जो जितने भी बल लग रहे हैं वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। या फिर आप ऐसे बोल दो, जब हम बल लगाते हैं और अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में है, बल लगाने के बाद भी, मतलब जो भी बल लग रहे हैं वो सब के सब संतुलित है।
सब के सब कैसे हैं, संतुलित हैं। जब लगने वाले सारे बल संतुलित होते हैं तो हम बोलते हैं कि वस्तु पर लगने वाला सारा बल 0 है, त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। फिर क्या हुआ कि हम बल को बढ़ाते गए। अच्छा, ये बल संतुलित कैसे हो रहा है? मान लो इधर आपने 10 न्यूटन बल लगाया, तो जो घर्षण बल लग रहा है वो भी इधर की ओर 10 न्यूटन का बल लग रहा है ना, 10 न्यूटन का। तो इधर की ओर 10 न्यूटन का बल लग रहा था, मान लो आपने लगाया, तो घर्षण बल इधर की ओर 10 न्यूटन का बल लगाया, ये दोनों बल जो है बैलेंस हो गए, यानी आपके द्वारा जो 10 न्यूटन का बल लगाया गया वो घर्षण ने बैलेंस कर दिया, ठीक, संतुलित कर दिया। अब मान लो आपने 11 न्यूटन का बल लगाया, 12 न्यूटन का बल लगाया। जैसे ही 12 न्यूटन का बल लगाया, ये जो बॉक्स ये फिसलना शुरू कर दिया। अब जैसे ही फिसलना शुरू कर दिया मतलब ये रेस्ट से जो है मोशन में आ गया। अब जैसे ही रेस्ट से मोशन में आ गया मतलब अवस्था में परिवर्तन हो गया, और जैसे ही अवस्था में परिवर्तन हो गया मतलब लगने वाले जो बल है अब वो संतुलित नहीं है, अब वो असंतुलित है, क्योंकि त्वरण उत्पन्न हो गया है ना। अगर असंतुलित बल है मतलब लगने वाला जो कुल बल है वो 0 नहीं है, मतलब त्वरण जो है कुछ ना कुछ है वो 0 नहीं है, तो जो बॉक्स है वो त्वरित हो गया। तो अवस्था में पहली बार परिवर्तन नहीं हुआ मतलब लगने वाले सारे बल संतुलित हैं। बाद में अवस्था में परिवर्तन हो गया मतलब अब लगने वाला बल असंतुलित है। मान लो कि आपने जब 12 न्यूटन का बल लगाया तब बक्सा जो है फिसलना शुरू कर दिया, मतलब मैक्सिमम घर्षण बल जो है मान लो कि 11 न्यूटन का लग सकता था, 11 न्यूटन घर्षण बल मैक्सिमम 11 न्यूटन ही लग सकता था, आपने क्या कर दिया 12 लगा दिया, तो आपने 1 न्यूटन बल जो है एक्स्ट्रा इधर लगा दिया जो कि असंतुलित है, और इसी के कारण बक्सा जो है फिसलने लगेगा। उसके बाद वो लिखा है कि वह स्थिर वेग से चलता है। अगर स्थिर वेग से चलता है यानी कि जो वेग है वो नियत है, मतलब कि त्वरण 0 है। अगर त्वरण 0 है मतलब लगने वाला जो बल है टोटल बल वो 0 है। अगर लगने वाला कुल बल 0 है मतलब जो बल लग रहा है टोटल के टोटल वो संतुलित है, यानी लगने वाले सारे बल जो है संतुलित है। न्यूटन की गति का पहला नियम ये तो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पिंड एक समान वेग से गतिशील है तो उसी वेग से गतिशील रहेगा, उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लग रहा होता है, मतलब बल लग सकता है लेकिन सारे के सारे जो बल होंगे वो संतुलित होंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसके वेग में परिवर्तन हो जाए, वो एक समान वेग से ना चले, उसके वेग में परिवर्तन हो जाए, तो आपको बाहर से असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। ये सब मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपने ऐप के ऊपर पेड बैच ले रखा है, साइंस का जो बैच है रेलवे का, वहाँ पर संतुलित बल असंतुलित बल के ऊपर मैंने बहुत ही ज़्यादा समय दिया हुआ है इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए। और देखो वहीं से सवाल जो है आपके इस एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया है। तो पहले वाले केस में तो बल भाई संतुलित है, दूसरे वाले केस में असंतुलित है, और तीसरे वाले केस में फिर से संतुलित है। ठीक, तो चरण 1 संतुलित, चरण 2 संतुलित गलत हो जाएगा, पहले संतुलित फिर असंतुलित फिर संतुलित। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि उत्तल लेंस पर जब समानांतर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अपवर्तन के बाद सब के सब एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, यानी कि अभिसरित होती है, इसीलिए अभिसारी लेंस बोलते हैं। जबकि अवतल लेंस पर समानांतर प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो अपवर्तन के बाद वो छितरा जाती है ना, फैल जाती है, तो इसे हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं, है ना। ये अभिसारी लेंस है और ये अपसारी लेंस है। तो बोलेंगे यह समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ए हमारा राइट आंसर। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है, यानी पानी को निकाल देने वाला है ना, पानी को निकाल देता है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये ध्यान दीजिएगा। केवल सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, मतलब पानी इसमें बहुत कम है, बहुत कम पानी है और अम्ल इसमें ज़्यादा है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है। तो अगर आपके पास ग्लूकोज है, जैसे मान लो आपके घर में जो चीनी आप खाते हैं सुक्रोज होता है, वो है ना, सुक्रोज होता है, उस सुक्रोज में आप क्या करते हो कि डाल देते हो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा और आपको कार्बन का फोम मिलेगा। देख लो ये कार्बन का फोम है, आप स्पंज देखते हो ना जिसको आप दबाते हो, समझो वैसा ही कुछ बन जाता है
और लेकिन वो ब्लैक होता है पूरा, है ना, ब्लैक होता है, यानी कि ब्लैक स्पंज आप बोल सकते हो, है ना। ये देखो ब्लैक ग्रेफाइट फोम, तो ये कार्बन का जो है ना फोम है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज जो आप स्पॉन्ज देखते हो, स्पॉन्ज बस वैसा ही मान लो, लेकिन वो कार्बन का होता है। तो कुछ ये हाल हो जाता है, इस शुगर से सारे पानी को जो है ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकाल देता है और इसको ब्लैक फोम में कन्वर्ट कर देता है इस शुगर को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो कंसनट्रेटेड है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं, द्विखंडन करते हैं। एक कोशिकीय जीव द्विखंडन करते हैं। ये जनक कोशिका है और ये दोनों के दोनों संतति कोशिका है। अमीबा में भी यही चीज होता है ना। अलैंगिक जनन का प्रकार है, ये दोनों के दोनों जो संतति होंगे ये समान होंगे, है ना, और अपने जनक के समान होंगे। बाइनरी विखंडन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, और इसी को हम लोग द्विखंडन बोलते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक कोशिकीय जीव जो है वो द्विखंडन के द्वारा ही जनन करते हैं, या फिर द्विखंडन के द्वारा ही वो अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है। तो कोशिका भित्ति कहां पर होती है, ये कोशिका झिल्ली है, इसके भीतर कोशिका द्रव है, ये नाभिक है। कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका को अगर आप छोड़ दें तो लगभग सारी ही कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पहले सेल मेम्ब्रेन और इसके ठीक बाहर सेल वॉल। तो जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन झिल्ली के ठीक बाहर, है ना। कोशिका झिल्ली, उसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, उसके ठीक बाद ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है बाहर में सेल वॉल। निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर आप चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। अगर आप चालक की मोटाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है। तो एक और दो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 डी ऑप्शन सही है ना, 1 और 2 डी ऑप्शन, ठीक है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यानी कि न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है। तो जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसमें क्या है, क्या सब कहा गया है। एक तो आपसे कहा गया है कि भाई आप वस्तु को जो है लेंस की बाईं ओर डालेंगे। ये अगर लेंस है तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। आप वस्तु को लेंस की बाईं ओर डालेंगे। अगर आप वस्तु को लेंस की बाईं ओर डालेंगे तो जो लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होगी वो बाईं से दाईं ओर जाएगी, यानी बाईं ओर से आपतित होगी, है ना। वस्तु अगर लेंस के लेफ्ट साइड में है तो प्रकाश किरण वस्तु से जो है वो बाईं ओर से आएगी लेंस पे, ये आपसे कहा गया है। उसके बाद आपसे कहा गया है कि भाई आप सारी दूरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की तरफ आप दूरी मापेंगे तो ये धनात्मक है, और लेंस मतलब कि लेंस की बाईं तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक और लेंस के दाईं तरफ मापी गई दूरी धनात्मक, और दूरी आपको मापनी है ऑप्टिकल सेंटर से। फिर आपको क्या कहा गया है, फिर आपसे ये कहा गया है कि भाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई दूरी जो है ऋणात्मक लेंगे, ये आपसे कहा गया है। तो वस्तु लेंस के बाईं ओर हो, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वस्तु को लेंस की बाईं ओर रखते हैं, वस्तु को लेंस की बाईं ओर रखते हैं, प्रकाश किरण बाईं ओर से लेंस पर आपतित होती है, सारी दूरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। ऑप्टिकल सेंटर लेंस की बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, यही सारे हैं साइन कन्वेंशन में हमें बातें जो बताई गई हैं। तो दोस्तों इसी के साथ
ये 27 नवंबर का जो दूसरा शिफ्ट था, इसमें पूछे गए साइंस के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।